Hello, my dear student. Welcome to Gravity classes. My name is Samal Zera and I am your biology teacher. ग्रेविटी लेके आया है आपके लिए एक स्पेशल ब्रिज कोर्स। ठीक, ये कोर्स 15 डेज के लिए है और इस कोर्स उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो क्लास 10 से ट्रांजिशन कर रहे हैं क्लास 11th में, राइट। ठीक है, जिनका क्लास 10 से गोइंग ऑन इन क्लास 11th, दिस कोर्स इज यूजफुल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट, राइट। सो इस कोर्स में हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे कि जो भी आपने क्लास 10 के लेवल पे पढ़ा है वो उसमें आपने क्या पढ़ा और क्लास 11th के सिलेबस में क्या 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 एड ऑन होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि जब मैं क्लास 9th एंड 10th में पढ़ता हूँ तो बायो बहुत इजी होती है, लेकिन जब मैं 11th में आके बायो ऑप्ट करता हूँ तो वो उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगने लगती है। ऐसा आपके साथ बेटा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो 9th एंड 10th में पढ़ा है बेसिकली वो रट के पढ़ा होता है। ठीक है, आप उससे अपने डेली यूज में अप्लाई नहीं करते, जबकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल भी रटना नहीं है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसको डेली यूज में क्या इसका एप्लीकेशन है उसको समझो, उसको समझ के पढ़ो। ठीक है, और अगर आपके माइंड में भी ये कन्फ्यूजन है कि 11th में आपका बायो लेना सही रहेगा कि नहीं, क्या आप 11th के सिलेबस को ग्रास्प कर भी पाओगे कि नहीं, तो दिस ब्रिज कोर्स इज फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए है। हम इस कोर्स में आपको यही बताएंगे कि जो आपने 10th में पढ़ा और जो आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। उसमें कितना 11th के सिलेबस में एड ऑन होगा। और वो बच्चे जो बायो ऑप्ट करते हैं, मेरा ये मानना है कि उनका मेन टारगेट होता है नीट कॉम्पिटिटिव लेवल क्रैक करना, राइट। क्योंकि अगर कोई बच्चा बायो ले रहा है, इसका गोल टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। ठीक है, तो उसको नीट अगर क्रैक करना है या उससे कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल क्रैक करना है, तो आप सबको पता होगा कि इन द नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। ठीक है, बस अगर आप 11th और 12th की एनसीईआरटी समझ गए तो फिर आराम से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। लेकिन उसको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th से 11th में जा रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या मैं 11th का बायो सिलेबस ग्रास्प कर पाऊंगा, क्या मैं समझ पाऊंगा, डिफिकल्ट तो नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम आपकी मदद करेंगे बहुत अच्छे से आपको 11th क्लास की बायो समझाने में, राइट। लेकिन आपको उसको रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझ के इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ना है। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि मैं बायो की माँ हूँ, तो बायो में बायोलॉजी ब्रांच में दो ब्रांचेस होती हैं बायो में, एक बॉटनी एंड एक जूलॉजी। यू ऑल नो वेरी वेल। आई एम योर जूलॉजी टीचर। आज की ब्रिज कोर्स में मैं आपको जूलॉजी का सेक्शन कवर अप करूँगी। आप सब जानते हैं आपकी क्लास 10th में पहला चैप्टर था साइंस की बुक में, 5th चैप्टर है, और 10th में आपका ये बायो का पहला चैप्टर है, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, लेकिन जो भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक, वो थोड़ा बेसिक लेवल का था। अब उसमें थोड़ा बहुत एलैबोरेशन होगा और वही चीज़ें 11th में आएंगी। अब अगर ये समझो आपके 10th और 11th सिलेबस में बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। 11th में मोस्टली आपकी चीज़ें थोड़ी यहाँ से यहाँ, राइट, मतलब थोड़ा एलैबोरेशन है उसमें, उसको समझ के पढ़ना है। और यकीन मानो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट। So let's start the first chapter, that is the life process. ठीक, now my first question to all of you, what is life process? What is life process? सोचो life process क्या होता है। नाम कितना आसान नाम है, लाइफ जिंदगी, राइट, एंड प्रोसेस मतलब ऑल दो थिंग्स, ठीक है, द क्रिया जो जा रही है, राइट, जो चल रही है हमारी बॉडी में। लाइफ प्रोसेसेस आर दोज ऑल एसेंशियल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, जो भी हमारी डेली लाइफ में रोजाना, ठीक है, ज़रूरत की काम हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट आर द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, चाहे आप आराम कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, लेकिन वो काम आपकी बॉडी में होते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपकी न्यूट्रिशन की, ठीक है, डाइजेशन की, तो फूड का डाइजेशन होता रहेगा, राइट। रेस्पिरेशन की, सांस, चाहे आप सो भी रहे हो लेकिन आप इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते रहोगे, राइट। अगर मैं बात करूं सर्कुलेशन की, तो बॉडी में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, चाहे आप सो भी रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, ये काम कभी नहीं रुकने वाला, होते रहेंगे। एक्रीशन, राइट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, राइट। ठीक है, किडनी अपना काम
करती रहती है, ठीक, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, राइट, और यूरिन फॉर्मेशन ये किडनी करती रहती है। तो चाहे वो सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हमारी ज़िंदगी की, ठीक है, जब हम आराम कर रहे हैं तब भी हो रही है, राइट, दैट आर द लाइफ प्रोसेस, उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव जो हमें इस सेक्शन में कवर अप करने हैं, ठीक है, दैट इज न्यूट्रिशन, इस चैप्टर में रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। आज डे 1 में हम लोग 2 हेडिंग्स को कवर करेंगे, समझेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। अगेन मैं आपको बता दूं ये ब्रिज कोर्स है, 15 डेज का कोर्स है, तो हम इस कोर्स में बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, राइट। हम इस कोर्स में सिर्फ समराइज करके पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे, राइट, ओके। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लिविंग। आर यू लिविंग? क्या आप लिविंग हो? क्या आप जिंदा हो? ठीक है, तो हमें कैसे पता लगता है कि हम, अगर आपने अपनी क्लास 10 की CBSE बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे यही लिखा होगा, हम किसे कहते हैं कि कौन जिंदा है, हु इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉट लिविंग, राइट, ठीक है। सो व्हाट इज लिविंग, बेसिकली हमें कैसे पता लगेगा लिविंग क्या है? तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ईजी कोड देती हूँ जिससे आप हमेशा याद रखोगे व्हाट इज लिविंग, राइट। सो व्हाट इज लिविंग, बेसिकली देयर इज अ कोड फॉर यू, ठीक, व्हाट इज दैट? That is Gramsci, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिविंग। अगर हम किसी से सवाल पूछें व्हाट इज लिविंग तो कहेंगे मतलब जो खा रहा है, जो चल रहा है, बच्चे यही कहते हैं जो चल रहा है, जिसमें मूवमेंट हो रहा है वो लिविंग है। तो क्या प्लांट लिविंग नहीं है? प्लांट मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब वो लिविंग नहीं है? वो भी लिविंग है, ठीक है। जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो लिविंग है, ठीक है। क्या मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लिविंग? लिविंग हम कह कैसे सकते हैं? सो दिस इज द कोड व्हिच इज वेरी बेनिफिशियल टू लर्न व्हाट इज लिविंग। हम लिविंग उसे कहेंगे जिसमें ग्रोथ होती है, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग? लिविंग का पहला कैरेक्टर है कि लिविंग में ग्रोथ होती है। जैसे आप में ग्रोथ होती है, पहले आप नियोनेट होते हो, न्यूबॉर्न बेबी, देन उसके बाद इन्फेंट, देन और चेंजेस आते हैं, फिर एडोलेसेंस, फिर उसके बाद प्यूबर्टी, देन सो ऑन, राइट। सो लिविंग में ग्रोथ होती है, चाहे एक मैं प्लांट की बात करूं चाहे एनिमल की बात करूं, अगर किसी में ग्रोथ हो रही है दैट इज लिविंग, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, it is not only point to define the living character, right? What are the other characteristic? Living ka that is what that is the respiration, that is your reproduction, ठीक है। रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट रेस्पिरेशन, इट इज रिप्रोडक्शन, ठीक। लिविंग का सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ऑल दोज ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम लिविंग कहते हैं। द थर्ड कैरेक्टर इज योर एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, इसको हम एक नाम से जानते हैं। द टर्म फॉर दिस इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, राइट। लिविंग में समझ होती है बेटा, ठीक, सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास, हम कॉन्शियस हैं। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम लोग जैकेट्स वगैरह ले लेते हैं, राइट। मतलब हम एक्सटर्नल चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस, ठीक है। लिविंग का बेस्ट कैरेक्टर है कि लिविंग को समझ है, कॉन्शियस है, वो अवेयर है अपनी सराउंडिंग से, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द लिविंग इज एम। एम इज व्हाट? एम इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जितनी भी, आपको पता है आपकी सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, कभी कुछ टूट रहा है तो कभी कुछ बन रहा है, कभी एनाबॉलिज्म हो रहा है तो कभी कैटाबॉलिज्म हो रहा है। सो सम टोटल ऑफ ऑल दोज रिएक्शन व्हिच अकरिंग इनसाइड द सेल, व्हिच अकरिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। ऐसा कोई भी लिविंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगी। गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट इज योर सी। सी का मतलब है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? अगर हम कह रहे हैं कोई चीज लिविंग है, दैट मीन्स कि बेसिकली द लिविंग इज का बेसिक यूनिट, सिंपलेस्ट यूनिट इज इट इज मेड अप ऑफ सेल। लिविंग
अगर कोई है, अगर कोई ह्यूमन बॉडी बनी है, अगर कोई भी लिविंग चीज बनी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज द सेल, राइट। ठीक है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है, एंड दैट इज सेल। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से फिर कंप्लीट इंडिविजुअल बना। दिस इज कॉल्ड द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग, राइट। एंड द नेक्स्ट, last but not the least, and that is what emergent properties, right। बेसिकली आप लोग ने जो क्लास 10th में पढ़ा वो क्या था, आप लोग ने ये पढ़ा कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, बहुत बेसिक लेवल पे। जब आप 11th में जाओगे, जब आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, तो आपको ये आंसर्स करना पड़ेगा, ठीक है। क्या, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, प्लीज लर्न इट, ठीक है। फर्स्ट इज growth, second is reproduction, third is consciousness, fourth is metabolism, fifth is cellular organization, and the last one is emergent properties। इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, इसके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर, राइट ना। सो हम लोग को समझ में आ गया कि लिविंग वो होते हैं जिनके अंदर ये सारे 6 कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, उससे हम लिविंग कहेंगे। अगर किसी में एक भी कैरेक्टर एब्सेंट है, इनमें से कोई कैरेक्टर नहीं है, तो वो नॉन लिविंग भी है, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, अभी हम लोग ने डिस्कस किया। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिस प्रोसेसेस, जो हमारी बॉडी में बेसिक काम हो रहे हैं, दैट इज द बेसिक प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जो विच आर नेसेसरी, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी हैं फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। अगर से इसमें से कोई भी एक प्रोसेस डिस्टर्ब हुई तो हमारी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, राइट, ठीक है। दीज प्रोसेसेस आर वेरी एसेंशियल फॉर द लिविंग organism, ठीक है, for a perfect and a healthy life, right। Now, what are the basic life processes? Number one is nutrition. What is nutrition? What is nutrition? Taking in food, right? खाना खाना, ठीक है। तो taking food, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में खाना खा रहा है, खाना खाने क्यों खाते हैं हम, ताकि हमारी बॉडी में वो खाने का, वो फूड का यूटिलाइजेशन हो, और अल्टीमेटली हमें क्या प्रोड्यूस हो, एनर्जी, राइट। इसका मतलब लाइफ प्रोसेस में जो पहली हेडिंग है न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ते हैं, वॉट एवर वी ईट, द फूड वी ईट। फूड का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड? फूड इज नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, राइट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसका कॉम्बिनेशन है। जो भी हम फूड खाते हैं अल्टीमेटली उसका ब्रेकडाउन होता है बेटा, डाइजेशन होता है, और फिर उससे हमें अल्टीमेटली प्रोड्यूस होती है क्या, एनर्जी, राइट। तो फर्स्ट न्यूट्रिशन जो कि आपने पढ़ा होगा। द सेकेंड लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। जो हम खा रहे हैं फूड, ठीक है, उसमें डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमें एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज वेरी एसेंशियल। अगर कोई इंसान सिर्फ खाना खाए और रेस्पायर ना करे तो क्या एनर्जी का प्रोडक्शन उसकी बॉडी में होगा? नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा? क्योंकि जो भी आप खाते हो उसका ब्रेकडाउन तब तक की नहीं हो सकता, उससे ग्लूकोज तब तक की नहीं मिल सकता जब तक कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ना, जब तक कि रेस्पायर ना करो। इसका मतलब रेस्पिरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, राइट। एनर्जी का प्रोडक्शन न्यूट्रिशन मतलब फूड एंड ऑक्सीजन दोनों की प्रेजेंस में होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस कि जो भी हमारा फूड का डाइजेशन हो जाएगा, जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक होके ग्लूकोज मिल जाएगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिल जाएगा, अमाइनो एसिड मिल जाएगा, तो फिर वो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे ट्रैवल करेंगे हमारे लिवर में, हमारे ब्रेन में कैसे जाएंगे, बिकॉज सबको चाहिए है एनर्जी, सबको प्रोडक्शन। तो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारी बॉडी में? चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक होता है स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन में आप पढ़ते हो ब्लड लिम्फ के बारे में, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में है, जो भी वाटर है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कैसे हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, राइट। And the last important life process is that is the excretion, ठीक है। निकालना बहुत जरूरी है। Excretion is also one of the most important life process, right, ठीक है। It is the process by which we remove the waste product, ठीक है, from the body,
अगर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव्ड नहीं हुआ, राइट, तो फिर बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट होने लगती है, एक्यूमुलेशन होने लगता है ब्लड में, ठीक है, एंड इट विल वेरी फेटल, it will lead to death. Okay, so it is very essential to remove the waste product from the body, right? So let's start the first life process, and that is the nutrition. What is nutrition? As I already told you, taking food by a living organism, utilization of the food by the body to यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड का यूटिलाइजेशन होना, क्यों, किस लिए, ताकि बॉडी की ग्रोथ हो, ताकि बॉडी में रिपेयरमेंट हो, ताकि बॉडी के डैमेज पार्ट ठीक हो जाए, और अल्टीमेटली हमने जो खाना खाया है उससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, राइट? ओके, नाउ देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अगर न्यूट्रिशन के मोड्स की बात करें तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, आप सबने क्लास 10 में पढ़ा होगा, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, ठीक. नंबर 1 इज ऑटोट्रॉपिक एंड नंबर 2 इज हेटेरोट्रॉपिक. इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस अर्थ में, उनमें से कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. वाओ, राइट? They can make their own food with the help of the inorganic substrate, right? With the help of the organic matter. So how they can make their own food, right? ठीक है. So for example, autotrophic उन्हें कहते हैं autotrophic nutrition. Autotrophs are what? Examples like plants are autotrophs. Like cyanobacteria, blue-green algae are autotrophs. Blue-green algae, cyanobacteria are autotrophs. They can make their own food. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं with the help of, जैसे plant अपना खाना कैसे बनाता है with the help of the photosynthesis. This is not my part, ठीक है, ये आप botany में पढ़ोगे. And moving forward to the next mode of the nutrition, next type, and that is the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition क्या होता है? Heterotrophic nutrition means कि those living organisms which cannot make their own food. ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक, वो अपना खाना वो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर. तो हेटेरोट्रॉफ बेसिकली 3 तरीके के होते हैं बेटा. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिक मैटर फॉर द कंजप्शन ऑफ द फूड, राइट? देयर आर 3 टाइप. Number 1 is holozoic nutrition. Number 2 is saprophytic nutrition, or you can say the organism जो saprophytic nutrition show करते हैं उनको हम saprophyte बोलते हैं. And number 3 is parasitic nutrition or parasite, right? Holozoic nutrition में हम लोग आते हैं. हम लोग कैसे खाना लेते हैं? हम लोग का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है. कैसे? हम लोग पहले खाने को इंजेस्ट करते हैं, अंदर ले जाते हैं, और उसके बाद हमारे में डाइजेशन होता है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, द ऑर्गेनिज्म फीड इंजेक्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल को पहले अंदर ले जाते हैं, एंड देन डाइजेशन, उसके बाद डाइजेशन होता है, और फाइनली बॉडी उसके बाद जब डाइजेशन हो जाता है सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है, राइट? सो इसमें ह्यूमन आता है. ह्यूमन इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाता है, तो दैट इज द होलोजोइक, ठीक है. इसमें अमीबा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अमीबा आता है. अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाता है. दोनों में डिफरेंस है. अमीबा यूनिसेल्यूलर है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है. ह्यूमन मल्टी सेल्यूलर है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का ऑर्गेनिज्म है, राइट? ठीक है. दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. सड़ी गली चीज़ें खाते हैं, गंदी चीज़ों पे फीड करते हैं, ठीक है, वो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक, उनका वो फूड है, उनका वो न्यूट्रिशन है, राइट? तो सैप्रोफाइट्स उन्हें कहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं. जैसे कौन? जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंजाई, राइट? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो सैप्रोफाइट होते हैं उनका डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है. एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्सटर्नली, फूड एक्सटर्नली डाइजेस्टेड होता है. होलोजोइक में इंट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, इंट्रा सेल्यूलर, सेल्यूलर डाइजेशन होता है. जबकि सैप्रोफाइट में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, सेल के बाहर, मतलब बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है, राइट? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. Next is parasite. The third type of heterotrophic nutrition is that is the heterotrophic nutrition, parasite. Parasite are those organisms which can live on
द होस्ट बॉडी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, राइट. So they obtain nutrient from the living organism. They can live on or inside the body of the host. जैसे fleas, जैसे lice, जैसे tapeworm, जैसे आपने एक निमाटोड का नाम सुना हो, एस्कैरस, राइट. ठीक है, वो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और फिर वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है. ठीक, तो these are the different modes of heterotropic nutrition. 3 तरीके के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़े, होलोजोइक, सैप्रोफाइट और पैरासाइट. ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे डिटेल में, क्लास 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. ठीक, अब आगे आते हैं. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा. ये भी आपने क्लास 10th में देखा होगा कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है. अमीबा में न्यूट्रिशन क्यों बताया गया यहाँ पे? बिकॉज अमीबा एक सेल का ऑर्गेनिज्म है. अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर, वी ऑल नो दैट अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. जस्ट इमेजिन कि अमीबा जो कि वाटर में पाया जाता है, ठीक है, अमीबा में एक सेल का बना है. इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल. तो क्या अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है तो उसके अंदर डाइजेशन नहीं होता होगा, उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता होगा, उसके अंदर सर्कुलेशन या उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें नहीं होती होंगी? होता है. अमीबा एक सेल का है लेकिन फिर भी उसमें डाइजेशन, उसमें न्यूट्रिशन हो रहा है, उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, राइट. तो अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इट लिव इन द फ्रेश वाटर. इट ऑब्टेन देयर फूड. वो अपना खाना कैसे लेता है? इट ऑब्टेन देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड पैगोसाइटोसिस. ठीक है, पैगोसाइटोसिस. ठीक, पैगो सॉलिड, साइटोसिस सेल अंदर ले रहा है, तो सॉलिड पार्टिकल्स को इनटेक करना है. इनटेक ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, राइट, जिसमें इंगल्फ कर रहा है वो. ठीक, एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कैसे अमीबा एक सेल सॉलिड फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया, पी साइलेंट, बाकी सब वॉयलेंट, राइट. स्यूडोपोडिया. तो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अमीबा लाइक दिस. ये एक सेल है, ये एक सेल है, ओके. रिमेंबर दिस इज ओनली 1 सेल. तो आप ये इसके फॉल्स फीड देख रहे हो अमीबा के, इसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. इनकी जो फॉल्स फीड है अमीबा की, इनको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया. फॉर एग्जाम्पल अमीबा ने एक फूड पार्टिकल यहाँ पे देखा, तो अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को धीरे 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 स्यूडोपोडिया से मूवमेंट करके इसको आगे ट्रैप करके फूड को इंगल्फ कर लेता है, राइट. तो लाइक दिस, ठीक. और इस तरीके से अमीबा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस काम करने की प्रोसेस को हम कहते हैं पैगोसाइटोसिस. लेकिन ये काम किसकी मदद से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ द फॉल्स फीड स्यूडोपोडिया, राइट. तो इस तरीके से अमीबा के अंदर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अमीबा सबसे पहले फूड को सेंस करेगा, सूंघेगा कहाँ पे है, आई मीन सेंस होगा, सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके पास. फिर स्यूडोपोडिया सराउंड करता है फूड पार्टिकल के अंदर के पास. फूड फिर इंट्रैप्ट हो जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है या वाटर अगर ले रहा है. फिर उसके अंदर अमीबा के अंदर एंजाइम्स होती हैं जो फूड पार्टिकल का डाइजेशन कर देती हैं. फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट बचता है वो इसी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर चला जाता है, एक्सपेल्ड आउट, राइट. तो दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा. ठीक. Now the next is the human digestive system. If I am talking about the human digestive system, it is very interesting, right? Human digestive system की बात करें तो human digestive system consists of the 2 parts. We all know. Number 1 is alimentary canal, ठीक. And number 2 is your that is associated gland. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है मैम ने, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड. ये दोनों मिलके डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में तोड़ते हैं. एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, यू ऑल अवेयर दैट एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड गट. आप लोग ने जरूर सुना होगा फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, राइट. एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो लेट्स सी इन द डायग्राम. एलिमेंट्री कैनाल हमारी कहाँ से शुरू होती है? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द बक्कल कैविटी और द माउथ. This the first part is the buccal cavity अंदर, right. ठीक है. Then the next part is esophagus. ठीक. बक्कल कैविटी और esophagus के बीच में एक और पार्ट आता है, आपको पता है,
पैरेंक होता है, तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड। ईसोफेगस जाके कहाँ खुलता है? इट ओपन इनटू द स्टमक, फोर्थ। स्टमक के बाद कौन सा पार्ट आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद दिस वन, दिस द लार्ज वन, दिस इज व्हाट? लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स वन। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर है, दैट इज द लास्ट पोर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेवन एनस। That means alimentary canal start from mouth से शुरू होती है and ends to into anus, right? anus पे जाके खत्म होती है, ठीक है? तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से शुरू होती है और एनस पे एंड होती है, राइट? अब अगर एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करें, व्हाट आर द एसोसिएटेड ग्लैंड? देखो भाई, एलिमेंट्री कैनाल वही पार्ट है हमारा, यही वो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से यहाँ तक जहाँ मेनली डाइजेशन होता है। फूड हमारा इधर उधर नहीं जाता बॉडी में, फूड का जो पैसेज है, जो पाथवे है, वो एलिमेंट्री कैनाल है, वहीं डाइजेशन होता है, अल्टीमेटली वहीं एब्जॉर्प्शन हो जाता है इंटेस्टाइन में जाके, राइट? ठीक है। अब ये क्या है? व्हाट इज द एसोसिएटेड ग्लैंड? Associated glands are all those glands which play an important role in the digestion of the food. जो फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ जूसेस, कुछ एंजाइम सेंड करते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली डाइजेशन हो पाता है फूड का, राइट? इसमें कौन सी ग्लैंड्स आती हैं हमारी? नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिवर. Number one is liver. Liver is one of the most important digestive gland. You can say associated or you can say digestive gland. The second one, ये डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है. सेकेंड वन इज सेलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सेलाइवरी ग्लैंड. एंड द थर्ड वन इज पैंक्रियाज. तीसरा कौन सा होता है ना? पैंक्रियाज, ठीक है. आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जो हमारा लिवर है वो बाइल सेंड करता है. बाइल इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, ठीक है. फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, इमल्सिफाई करता है फैट को. सेलाइवरी ग्लैंड तीन तरीके की होती हैं, पैरोटिस, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, राइट, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है. हम लोग डिस्कस करेंगे सेलाइवरी अमाइलेज, जो कि फाइनली पॉलीसेचराइड स्टार्च का डाइजेशन करती है माल्टोज और आइसोमाल्टोज डाइसेचराइड में. पैंक्रियाज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, राइट. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो पैंक्रियाटिक जूसेस सेंड करता है डिओडेनम में. और अल्टीमेटली द पैंक्रियाटिक जूस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, जिसमें सारी एंजाइम्स होती हैं, जिससे फाइनली हमारे फूड का डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है, राइट. तो इतनी चीजें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़नी होती हैं, ठीक. आप लोगों ने क्लास 10th में इसे पढ़ी होंगी. तो माउथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाइजेशन की बिगिनिंग, शुरुआत होती है माउथ से, जिसमें हमारी टंग होती है, हमारा टीथ. बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है? टंग होती है, टीथ होते हैं, राइट. सलाइवा होता है. ये सब चीजें मिलके हमारे फूड का डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो माउथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है सलाइवा के अंदर. हमारे सलाइवा में, सलाइवा इज कमिंग फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, राइट. सलाइवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, राइट. इसका एक और नाम है टाइलिन, राइट. आप हायर क्लास में जाओगे तो आप देखोगे सलाइवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन करती है? दिस एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च, ठीक है, इनटू पॉलीसेचराइड. स्टार्च को डाइजेस्ट करती है डाइसेचराइड, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड माल्टोज में. तो हमारे माउथ में अगर आपसे पूछा जाए किस चीज का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के फैट. तो हम लोग ने देखा हमारी बक्कल कैविटी में, सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज. तो हमारे बक्कल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज की वजह से पॉलीसेचराइड का डाइजेशन होता है, राइट. कंप्लीट डाइजेशन होता है? नो, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, राइट. ठीक, ओनली 30% ऑफ द पॉलीसेचराइड इज ब्रोकन डाउन इनटू द डाइसेचराइड. इसके अलावा हमारे माउथ में ना प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना फैट का, बिकॉज प्रोटीन एंड फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी, राइट. द नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक. अच्छा, जब बक्कल कैविटी से आगे जाएगा तो फूड किधर आएगा? पैरेंक्स में कोई एंजाइम कुछ नहीं है. ईसोफेगस में क्या होता है? एक्चुअली ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से फूड फॉरवर्ड नीचे की तरफ आता जाता है, राइट, ठीक है. स्टमक में फूड आएगा. जब स्टमक में फूड आएगा तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
What is gastric juice? Gastric juice contain the enzyme pepsin. It contain HCl, hydrochloric acid, and it contain the mucus, right? ठीक है, pepsin, this is very important protein digestive enzyme. ठीक है, पेप्सिन एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन. HCl की मदद से मीडियम स्टमक का एसिडिक होता है. ठीक है, HCl की वजह से एसिडिक मीडियम होता है. एक्शन ऑफ पेप्सिन की वजह से HCl की मदद से पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होती है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन तब पॉसिबल होता है, राइट. HCl इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट. इसके अलावा HCl की मदद से हमारे अगर फूड में कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया आ गए हैं तो उनका भी HCl ऑल्सो एक्ट एज अ जर्मिसाइडल एजेंट. वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं बिकॉज बैक्टीरिया कांट सर्वाइव इन द एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो म्यूकस, और क्या होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस, क्या कि गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ या कंटेन पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस, राइट. ठीक है, म्यूकस क्या करता है, इतना HCl कहीं स्टमक की वॉल को ब्रेक ना कर दे, कहीं स्टमक की वॉल डैमेज ना हो जाए, तो म्यूकस क्या करता है, वॉल ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द HCl. ठीक है, एंड अल्टीमेटली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टमक, सारा फूड का डाइजेशन प्रॉपरली, फूड इज नॉट डाइजेस्टेड इन द स्टमक. ठीक है, फूड का में क्या क्या चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, हमने पढ़ा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन प्रेजेंट है. तो पेप्सिन मतलब प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर. ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पॉसिबल है यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू द क्लास 10 पेप्सिन इज द एंजाइम. ठीक है, बट आप आगे पढ़ोगे कि यहाँ पे और भी चीज़ का डाइजेशन कैसे होता है. फिर हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टीन. स्मॉल इंटेस्टीन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द डिओडेनम. Small intestine is divided into the three parts: duodenum, jejunum, ileum. The first part is C-shaped duodenum. It is very important part. Duodenum receive a bile from the liver. हमने कहा कि लिवर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड के डाइजेशन में. तो लिवर से जो बाइल निकलता है, ठीक है, एक्चुअल में लिवर में बाइल सिंथेसिस होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होता है. गॉल ब्लैडर से जो बाइल निकलता है वो उसका पाथवे क्या है, अल्टीमेटली कहाँ खुलता है, वो आके ड्यूडेनम में रिलीज होता है बाइल, राइट. पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रिया से जो पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है वो कहाँ आता है, ड्यूडेनम में आता है, राइट. ठीक है, ये दोनों जूसेस ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके क्या करते हैं, इनमें एंजाइम प्रेजेंट है जो कि फूड का डाइजेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट. ठीक है, तो देयर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन. दिस इज द स्ट्रॉन्ग प्रोटीन डाइजेक्टिव एंजाइम. ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ती है, राइट. ठीक है, लाइपेज, देयर इज एन अनदर पैंक्रियाटिक लाइपेज व्हिच इज प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस, राइट. दिस इज अनदर एंजाइम जो फैट का ब्रेक डाउन करती है. तो हम देख रहे हैं हमने जो भी खाया, हमने जो फूड खाया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, उनका डाइजेशन चल रहा है अभी तक, राइट. और हम लोग इस ड्यूडेनम तक पहुंच चुके हैं. नाउ फॉरवर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में लिवर, गॉल ब्लैडर से बाइल आता है ड्यूडेनम में. उसके बाद आपका पैंक्रियाटिक जूस आता है ड्यूडेनम में. ड्यूडेनम के बाद और भी पार्ट हैं, जेजुनम, इलियम, राइट. अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो प्रोड्यूसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें जूसेस सिक्रीट होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ग्लैंड्स हैं, वहाँ से जूसेस निकलते हैं जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस. इंटेस्टाइनल जूसेस में भी एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट यूनिट में ब्रेक कर देती हैं, ग्लूकोज. फैट को उसकी सिंपलेस्ट यूनिट में ब्रेक कर देती है, फैटी एसिड, जो चाहिए था हमें. दीज आर द सिंपलेस्ट यूनिट, ठीक है, एंड ग्लिसरॉल, राइट. और प्रोटीन को सिंपलेस्ट यूनिट में ब्रेक कर देते हैं, दैट इज द अमीनो एसिड. तो इसका मतलब द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेशन ऑफ द फूड इज कंप्लीटेड, राइट. ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट यूनिट इज ग्लूकोज, प्रोटीन सिंपलेस्ट यूनिट इज अमीनो एसिड एंड द फैट सिंपलेस्ट यूनिट इज योर फैटी एसिड ग्लिसरॉल. वो हमें मिल चुका है. अब क्या होना है, अब तो एब्जॉर्प्शन होना है इन सिंपलेस्ट यूनिट का, राइट. इन सिंपलेस्ट फॉर्म का एब्जॉर्प्शन होना है. तो हाउ द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, द एब्जॉर्प्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ द विलाई, राइट. स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बड़े बड़े फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं लाइक दिस, जिनको हम कहते हैं विलाय. पढ़ेंगे हम लोग 11th में माइक्रोविलाई एंड विलाय.
राइट। इन विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं एंड ब्लड वेसल्स में डिफ्यूजन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो फाइनली एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं, राइट। ठीक है, इट हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। विलाई की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ता है ताकि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो सके, राइट। ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स and then the digested food passes into the large intestine. Ultimately जब food का digestion small intestine में हो जाता है तो जो undigested waste material है, जो undigested product है जिसकी enzyme body में नहीं present थी, right, ठीक है, उनका क्या होगा, वो undigested product, वो undigested material, waste material large intestine में आता है और large intestine की जो last part है rectum उसमें store रहता है, right, और फिर जब पास आउट करना है तो एनस के थ्रू वो फीकल मैटर बाहर जाता है। इट इज क्लियर, राइट। सो दिस इज व्हाट द लार्ज इंटेस्टाइन एंड वाटर इज एब्सॉर्ब। लार्ज इंटेस्टाइन में इसके अलावा क्या होता है, खाने के साथ आप खाना ही तो नहीं खाते हो ना, खाने के साथ पानी भी पीते हैं, तो जो पानी हम पीते हैं उसका एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाटर एब्सॉर्प्शन अकर इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, तो दैट इज द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल, राइट, वेस्ट मटेरियल का आपका पाथवे है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है थ्रू दी एनस, एनस के थ्रू। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, प्लीज प्लीज इस पे फोकस करें। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, दैट इज डिड यू नो, ठीक है, डिड यू नो, कि आपको पता है कि द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, लंबाई है, वो डिफर्स करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हर्बीवोर्स की बात करूं, जो घास खाते हैं, जो प्लांट खाते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होगी, लंबी होगी, या फिर वो एनिमल जो कार्निवोर्स हैं, जो मीट खाते हैं, उनकी लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी, राइट। ठीक है, हम तो ओमनिवोर्स हैं, हम दोनों खाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी है, देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, हर्बीवोर वो जो घास खाते हैं, वो जो प्लांट खाते हैं, ईटिंग ग्रास एंड दे नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लेंथ, ठीक है, ज़्यादा होती है, लेंथ ज़्यादा होती है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्निवोर्स, कार्निवोर जो मीट खाते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स, राइट, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है एज कंपेयर टू द हर्बीवोर्स छोटी होती है, ठीक है, छोटी होती है। रीजन क्या है बेटा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनफैक्ट ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन भी है, वहां भी आ चुका है, सोचो, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज अगर हम प्लांट्स, वो एनिमल जो प्लांट खा रहे हैं, प्लांट की डाइजेशन में टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स का जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोस है, उसके डाइजेशन में टाइम लगता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है इनके अंदर। जबकि जो एनिमल जो मीट खाते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उनके डाइजेशन में टाइम नहीं लगता क्योंकि मीट में सेल्यूलोस नहीं होता, वहाँ डाइजेशन जल्दी हो जाता है। इसीलिए कार्निवोरस एनिमल की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है लेंथ में, राइट। दिस इज द बेसिक रीजन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट, ठीक है, ओके। सो लेट प्रोसीड फॉरवर्ड। हम लोग ने पूरा न्यूट्रिशन पढ़ लिया क्लास 10 के लेवल पे, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने आपको इलेबोरेट करके बढ़ाई हैं, इलेबोरेट की हैं, ताकि आपको समझ में आए, राइट, ओके। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस एंड दैट इज द रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? What is respiration? Respiration is the process by which food is burned in the cells of the body with the help of the oxygen to release energy. What is basic the meaning of respiration? इसको समझना। मैंने कहा food जो हम खा रहे हैं, it's not sufficient to obtain, to produce energy, right? Intake of oxygen is also one of the important step for the production of energy. How? ठीक है, listen to me very carefully. फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि जब जो भी आपने फूड खाया, दिस इज द सेल, ये एक सेल है मान लो,
बॉडी की सेल है, बॉडी की सिंपलेस्ट यूनिट सेल होती है। उसमें जब आपने फूड खाया तो फूड फाइनली डाइजेस्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ और ग्लूकोज मिल गया, राइट। ये ग्लूकोज सेल के अंदर तब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा जब तक यहाँ पे ऑक्सीजन ना आ जाए। जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन आती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन होता है, मतलब जब हम ब्रीदिंग करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है, वाटर प्लस एटीपी, राइट। दिस ब्रोकन डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एटीपी मिलता है, और ये देखो एटीपी एनर्जी मिलता है। इसका मतलब हमें फूड से एनर्जी मिलती है तब जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। हमारी बॉडी का जो मेन प्रोडक्ट है, हमें क्या चाहिए, हमें एक्टिविटी करनी है, फंक्शंस करने हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी का प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, फूड एज वेल एज द ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई द रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द कंबक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड and the production of ATP, ठीक है, right? So it is very very important process. अब there are two types of respiration, one is aerobic and the one is anaerobic respiration. दो तरीके की respiration होती है। हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब फूड का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये जितनी भी सिंपलेस्ट चीज़ें हैं उनका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और तब उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, राइट, ठीक है। क्या हमारी बॉडी में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या हमारी बॉडी में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एटीपी प्रोडक्शन हो सकता है? क्या आपको पता है ये बात, राइट? कितनों को ये बात पता है? क्या हमारी बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? इफ यू नो देन प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, राइट? हमारी बॉडी में वो कौन सी सेल है जिसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसका प्रोडक्ट क्या होता है? यस, ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। द रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, वन इज एरोबिक एंड द अनदर वन इज एनाएरोबिक। नंबर वन इज एरोबिक, नंबर वन इज एनाएरोबिक, एनाएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, एंड नंबर टू इज एरोबिक, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एंड दिस इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हमारी बॉडी में एक सेल है, ठीक है, दोज हु डोंट नो प्लीज लिसन टू मी। हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल सेल है, स्केलेटल मसल सेल है, ठीक है, स्केलेटल मसल सेल, अगर ऑक्सीजन है तो स्केलेटल मसल सेल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, लेकिन अगर बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो गई है तो भी एटीपी प्रोड्यूस होगा। इकलौती हमारी बॉडी की ऐसी सेल है स्केलेटल मसल सेल जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी एटीपी को प्रोड्यूस करा सकती है, राइट, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज डिफरेंट। स्केलेटल मसल सेल्स में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी, और यहाँ पे जो एटीपी मिलता है वो बहुत कम मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, राइट, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस की स्केलेटल मसल सेल्स में भी होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एक और जगह पे होता है, एग्जाम्पल यीस्ट में होता है, ठीक है, और लेकिन यीस्ट में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज इथेनॉल, C2H5OH एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटीपी बन रहा है वो बहुत लेसर अमाउंट में है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर एटीपी प्रोडक्शन होता है तो लेसर अमाउंट में मिलता है। ऐसा किस में देखने को मिलता है? ह्यूमन की स्केलेटल मसल सेल्स में देखने को मिलता है और यीस्ट में मिलता है, ठीक है, राइट, ठीक। अब अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे प्लांट्स में ऐसा होता है, प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ह्यूमंस में एरोबिक, ह्यूमंस की हमारी सारी सेल एरोबिक रेस्पिरेशन ही करती हैं, राइट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, anaerobic and aerobic. Anaerobic respiration occurs in the skeletal muscle cell of the human and the yeast is the unicellular fungi, right, ठीक है, and aerobic respiration occurs in the example is plants and animals, right, humans मतलब animals, okay, so
बेसिकली द नेक्स्ट इज योर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन में जो भी ग्लूकोज, जो अल्टीमेटली सिंपलेस्ट जो हमने खाना खाया है उसका जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, उस वो साइटोप्लाज्म में होता है। दैट इज प्रेजेंट इनसाइड इन द सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म में पहले उस ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, राइट, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। दिस इज व्हाट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एक नाम से जानते हैं एंड दैट इज व्हाट, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब टूटना, ब्रेकडाउन। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, राइट, ठीक है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। दिस इज हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म, हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ये पायरुवेट हमारे अंदर, इस हमारी अगर बात करें, ये पायरुवेट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल ऑर्गन, इट इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। अल्टीमेटली एनर्जी का प्रोडक्शन क्रेब्स साइकिल के थ्रू, ETH चेन के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला गया है, राइट। लेकिन अगर हम अपनी एनारोबिक कंडीशन की बात करें, मान लीजिए हमारी मसल सेल को रेस्पायर करना है, ऑक्सीजन नहीं है, तो एनारोबिक कंडीशन में इंसान की मसल सेल्स में जो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज से, दैट इज द लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मान लो 38 मॉलिक्यूल है अगर यहाँ, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स एनर्जी मिलेगी, राइट, ठीक है। लैक्टिक एसिड की वजह से थकान महसूस होती है, ठीक है, थकान महसूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉक, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो आप बहुत लंबा टाइम चलने के बाद, वॉक करने के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, अब लगता है अब नहीं होगा, अब आगे वॉक नहीं हो पाएगा, अब आगे रन नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है। एट दैट कंडीशन, ठीक है, हमारी स्केलेटल मसल फिर भी अगर दौड़ा दिया जाए, पीछे मान लो डॉग देख लिया, अरे भागे, राइट, ठीक है, फिर भी हम भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल अगर ऑक्सीजन बॉडी में खत्म भी हो गई है, ठीक है, फिर भी आपको वो ATP का प्रोडक्शन करा देगी, एनर्जी दे देगी और आप रन कर जाओगे, just because of the anaerobic respiration occurring in the skeletal muscle cell। लेकिन उसके बाद आप बहुत थकान फील करोगे, फटीग फील करोगे, बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स क्रैम्प होता है, थकान महसूस होती है, राइट, दर्द होता है। अब हम बात करें अगर यीस्ट में यूनिसेल्युलर फंगस की बात करें, तो यूनिसेल्युलर फंगस में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, राइट, ठीक है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन एनिमल्स में ऐसे होता है और फंजाई का हमने देखा है, ये है एरोबिक, ये है एनाएरोबिक इन एनिमल्स, दिस इज एनाएरोबिक इन फंजाई, राइट। लेकिन सबका एक कॉमन मेथड है एंड दैट इज ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ग्लाइकोलिसिस सब में कॉमन है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंट मोड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज योर, डिड यू नो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक फिर से आ गया इंपॉर्टेंट फैक्ट, व्हाट इज दैट? क्या आपको पता है कि पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो लेसर अमाउंट में होती है और एटमॉस्फेयर में जो फ्री ऑक्सीजन होती है वो हायर अमाउंट में है। मतलब कहने का क्या है कि हम अगर इंसान की बात करें तो हम इंसान फ्री एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाते हैं, राइट, ठीक है। तो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो बहुत हायर अमाउंट में है, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, वो क्या है, वो नॉर्मल है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो पानी में ऑक्सीजन है वो वाटर के फॉर्म में, वो डिसॉल्व के फॉर्म में है, राइट। तो पानी वाले जो एनिमल हैं वो, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन है वो कम है, तो पानी वाले एनिमल्स को ऑक्सीजन देने के लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। उनका जो ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो हायर होता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है। ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक, इन वाटर इज लेसर, ठीक, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज हायर।
So the animals which live, which are present in the animal, उनका जो breathing rate होता है, fishes, right? The animal, the aquatic organism having higher या faster breathing rate, faster, ठीक है, and then the terrestrial animal. तो जो aquatic animals होते हैं, aquatic animals हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा सांस लेते हैं, वो ज़्यादा रेस्पायर करते हैं, उनका जो ब्रियार है, ब्रीदिंग रेट है, वो फास्टर होता है बेटा, बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। जबकि जो हम लोग हैं, जो हम फ्री ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से फ्री ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है बेटा, बीआर है, वो इनके कंपैरिजन में कम होता है। जैसे हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं। जबकि अगर मैं एक मछली की बात करूं, एक एक्वाटिक फिश की बात करूं, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, उसका ब्रीदिंग रेट 60 to 70 टाइम्स पर मिनट होता है, इतना बढ़ा हुआ होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज दिस। आई होप आप लोग को आज ये चीज समझ में आई होगी, राइट? ठीक है, इट इज क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के ब्रिज कोर्स में हम लोग यहीं तक रेस्पिरेशन तक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ने न्यूट्रिशन पढ़ा, जिसमें हम लोग ने रेस्पिरेशन देखा, हम लोग ने 10th की लेवल से थोड़ा सा इलेबोरेट करके और अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं, और हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसी से आगे कंटिन्यू करके ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपकी 10th की चीज़ें रिवाइज हुई होंगी, और 11th में क्या आने वाला है इसको अब हम लोग एंड ऑफ दिस चैप्टर ज़रूर समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमने 10th में कवर किए थे और कौन से टॉपिक 11th में ऐड ऑन हुए हैं, राइट, या स्किप हुए हैं, कुछ डिलीट भी हुए हैं, राइट। जैसे 11th न्यूट्रिशन डाइजेशन 11th एनसीईआरटी से डिलीट हो गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू एनएमसी की सिलेबस, राइट। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।